मैं बहुत ही आदर के साथ में धीरेन्द्र अस्थाना जी को और राजेंद्र गुप्ता जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे यहाँ पर आएँ। और फरीद खां, राहुल श्रीवास्तव, शेषनाथ पांडे और बिमल चंद पांडे, आप सबका बिना देरी के यहाँ पर स्वागत है। इनकी कहानियाँ ही यहाँ पर इनका परिचय है। फरीद खां का संग्रह तुरंत तुरंत छप कर के आया है। मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करता हूँ, धीरेन्द्र जी से और राजेंद्र जी से, कि उसे लोकार्पित करें। ताजा और अभी की कहानी को बिमल कैसे देखते हैं, उनका भी बहुत सुंदर कहानियों का संग्रह मारण मंत्र यहाँ पर मौजूद है। तो उसी मारक तरीके से अपनी बात कहने के लिए मैं बिमल को बुला रहा हूँ। हम इस समय को लेके आशान्वित हो या नहीं हो, हमको कहानियों को लेके, कविताओं को लेके आशान्वित होना पड़ेगा, क्योंकि इसका मुकाबला करने की क्षमता कहीं से है, इसको दिखाने की क्षमता कहीं से है, तो वो कहानियों में है। और इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है कि मैं गद्य को पद्य से ज़्यादा एक्सप्रेसिव और ज़्यादा स्ट्रांग विधा मानता हूँ। और अभी जैसे जो वक्त चल रहा है, एक बदलाव जो आया है पिछले कुछ सालों में, वो कहानियों में अब धीरे धीरे नोटिस होने लगा है। और अभी मैंने जैसे राहुल की कहानी आई है अभी टर्मिनल 1 करके, उसमें जो दो लोग हैं, एक एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा है एक दोस्त को, और वो 20, 25, 28 साल बाद मिल रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं। और 28 साल बाद हम जब किसी दोस्त से मिल रहे हैं, उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया है। वो परिवर्तन एक सामाजिक राजनैतिक बदलाव के तहत हुआ है। एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसमें हम अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो उन चीज़ों की शिनाख्त कहानियों में होने लगी है, हो रही है। और मुझे लगता है अपने वक्त को पहचानने वाली कहानियाँ हमारे आसपास लिखी जा रही हैं, जिनमें बहुत सारे, अभी कैफ़ी हाशमी की कहानी मैंने पढ़ी और कमाल की कहानी है, शिया बटर। राहुल की कहानी मुझे याद आ रही है। और मैं इस समय को कहानियों के तौर पे देखूं तो उम्मीद से भरा हुआ देख रहा हूं। मेरी पढ़ने की सीमा हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिना डरे और बिना खौफ खाए, बिना कोई पर्दा और आवरण लगाए अपनी बातें कहानियों में कह रहे हैं लोग। और एक लाइन की बात ये कि मैं उम्मीद से भरा हूँ और उम्मीद के साथ इन कहानियों को देख रहा हूँ, इन कहानीकारों को देख रहा हूँ जो मेरे बाद आए हैं, मेरे से कुछ समय पहले से जो लोग लिख रहे हैं, कुछ समय बाद आए हैं, जिनसे हमने जो सीखा है वो जब हम लागू कर रहे हैं अपनी कहानियों में, तो हम उस बात को कह पा रहे हैं जो इस समय कही जानी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। शुक्रिया बिमल। और मैं अभी राहुल को बुला रहा हूँ। राहुल आ जाइए। अभी जो अभी का समय है उसको कहानियों में आप कैसे देख रहे हैं, अपनी कहानियों में कैसे देख रहे हैं, बहुत संक्षेप में। बहुत ही संक्षेप में मैं बड़ा खुश हो गया कहानी और इस सब कितनी बातों के बीच में, क्योंकि मैं चाह रहा था ये जो पीढ़ी इस समय रील देख देख के उल्टी कर ले, थक जाए और उसके बाद वो किताबों पे वापस आ जाए और उसमें हमारी कहानी जो है फिर से सब सार्थक हो जाए। क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं कई जगह वर्कशॉप लेने गया, पढ़ाने गया और मैंने उनसे कोशिश की जानने की उनके ड्रामा का, उनकी कहानी का सेंस। और मुझे पहले तो अफसोस हुआ, फिर खुशी हुई कि अब ये शायद कुछ दिन में ये भरने वाले हैं, क्योंकि उनका पूरा सेंस है वो रील तक सीमित था, वो सोशल मीडिया तक। लेकिन जब सोशल मीडिया का मैंने जैसे विमल भाई ने मेरी कहानी का जिक्र किया, जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच रही थी तो मुझे उम्मीद जगी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था यहाँ पर जब मैं बॉम्बे आया था और मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई करने गया था, मुझे कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती के तौर पे सब कुछ जो मैं पढ़ा था भुला दिया गया था। एक उदाहरण के तौर पे मुझे बताया गया बैक सुनो, रेम्ब्रा की पेंटिंग देखो, वर्मीर देखो और चायकॉफ्स्की सुनो। और मैं बार बार यही सोचता था कि मैं जब सुन के गया था कि मैं पागल था, जितने दिनों मैंने सिद्धेश्वरी देवी का कुछ सुना था या राजन साजन मिश्रा का कुछ सुना था, क्या मुझे भुलाया क्यों जा रहा है। मैं जो कहानियाँ पढ़ के आया था उसकी बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जो बात हो रही थी कहानियों में, हो सकता है कि अंग्रेजी और हिंदी का हमेशा से वो रहे कि किस बात की, लेकिन जो मेरे से जुड़ी नहीं थी उसमें बहुत आहत होता था। लेकिन अब मुझे लग रहा है और सबको देख के बड़ी खुशी होती है कि शायद हम उस कहानियों को लेके वापस आ पाएंगे और वो कहानियों की बातें करेंगे जिन कहानियों को पढ़ते हुए, सुनते हुए, लिखते हुए इलाहाबाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहुल। मैं शेषनाथ पांडे को बुला रहा हूँ यहाँ पर। शेषनाथ पांडे। सभी को नमस्कार। नए समय की कहानियों के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह एक मेरी जो समझ बनती है, यह एक ऐसा समय है
कि कभी मतलब जो मानव सभ्यता की जो यात्रा रही है उसमें कभी ऐसा मोड़ नहीं आया जहाँ पे कि अभी अगर जो चीज़ें बच सकती है वहीं बच सकती है। आने वाले समय में जो चीज़ें अभी ख़त्म हो जाएगी उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा, चूँकि मतलब ये पिछले 30-40 सालों में हमने बहुत सारी नदियों को ख़त्म होते हुए देखा, बहुत सारे पहाड़ों को ख़त्म देखा है। पूरा पारिस्थितिक चेंज हो गया है और उसमें जो है ह्यूमन को एक क्या बोलते हैं उसको मॉनिटर इस तरह से कर दिया जाएगा जहाँ पे उसकी अनुभूति को एक बिल्कुल किसी सिस्टम के तहत, किसी मैनरिज्म के तहत उसको कोलैप्स कर दिया जा रहा है। तो जो कहानियाँ अनुभूति के ज़मीन को उर्वर करती है, जो हमारे अनुभूति के को लेकर हमारे जीने को जागृत करती है, वही कहानियाँ मेरे लिए मायने रखती है। और इसको फिलहाल मैं इसी एक लाइन से ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और अब मैं फरीद खान को बुला रहा हूँ, जिनकी किताब अभी लोकार्पित हुई है हमारे बीच में, मास्टर शाट, एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ हैं उसमें। आप उसको बगल में यहाँ पर देख और पढ़ सकते हैं। फरीद खान। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, और शुक्रिया राजकमल को इस तरह के आयोजन के लिए। आदरणीय धीरेन्द्र जी और राजेंद्र जी को नमस्कार। साथियों, जब मैं पूरी कहानी पर सोचता हूँ तो पिछले दिनों वनमाली पत्रिका का एक विशेषांक आया था जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और विचार के स्तर पर भी प्रभावित किया। और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया था कैफ़ी हाशमी की कहानी, हाँ, शिया बटर, उसने तो कुछ ज़्यादा ही मुझे आंदोलित किया कि फैंटेसी में किस तरह से उस आदिवासियों का संघर्ष, आदिवासियों के अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो संघर्ष है और उसका जो एक्सप्रेशन है वो फैंटेसी में बहुत खूबसूरत तरीके से आया, जिससे हमें कुछ सीखना भी चाहिए। यहाँ पर एक कहानीकार और नहीं है, मिथिलेश प्रियदर्शी, उनकी किताब आई थी। उनकी एक कहानी है, अपराध की कहानियों का कोई शीर्षक नहीं होता, हत्या की कहानियों का कोई शीर्षक नहीं होता। उस कहानी को पढ़ने के बाद अभी एक किताब है, कौन है भारत माता, जिसका संपादन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने किया है। उसकी भूमिका में संपादन है, उसकी भूमिका में 100 पेज की भूमिका है उसमें। उसमें नेहरू जी और गांधी जी के बीच जो बहस चलती थी विकास को, देश के विकास को लेकर, उसमें हमेशा एक टर्म यूज़ होता था कि आध्यात्मिक रिक्तता, जो यूरोप औद्योगिक क्रांति के बाद जिस आध्यात्मिक रिक्तता से गुज़र रहा था और जिसकी वजह से 2 महायुद्ध हो गए और हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया, वो इस आध्यात्मिक रिक्तता को भरने की कोशिश कैसे की जाए। और उस सिलसिले में नेहरू जी ने सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किए, जिस पर विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिस पर आज हमले हो रहे हैं और हमें उस आध्यात्मिक रिक्तता की तरफ धकेला जा रहा है। उस कहानी में इसके संकेत मिलते हैं। और वो जो नायक है उस कहानी का, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि विचारों पर आज की कहानी, जैसे कि हमारे बीच शेषनाथ है, इस किताब में जो पहली कहानी है वो प्रेम के लिए जिस तरह से प्रेम को बचाने की कोशिश करते हैं, जो आज हो रहा है कि हम प्रेम को बचाने की कोशिश करते हैं और दुस्वप्न आ जाता है बीच बीच में।
वो दुःस्वप्न नहीं है, वो यथार्थ है एक्चुअली। तो इसी तरह से जो अब जिसका विमोचन अभी हुआ है उसमें भी इस तरह के विचारों का ध्यान रखा है, और ये मी टू मूवमेंट को सपोर्ट करने वाली कहानियां हैं इसमें। बाकी आप पढ़ेंगे और बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद। अब मैं बहुत ही आदर के साथ में अपने प्रिय अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी को भी बुला रहा हूँ कि शुभकामनाओं के 2 शब्द हमारे कथाकारों के लिए, खासतौर पे फरीद के लिए जिनकी किताब अभी आ जाई है, कहें राजेंद्र जी। मैं क्या कहूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। मुझे आपने यहाँ बुलाया है, फरीद साहब का नाम सुनता रहा हूँ, इत्तेफाक से अभी तक मैंने कभी कोई कहानी आपकी पढ़ी नहीं है, ज़रूर पढ़ूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप सब लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। और अब मैं उनको बुला रहा हूँ जिनका नाम है धीरेन्द्र अस्थाना, और जिनको पढ़ते हुए हमारी पीढ़ी की कहानियों ने हम लोग उनको बहुत चाव से और बहुत ही जो आदत से पढ़ते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आएँ और संक्षेप में इस समय की कहानियों पर 2 शब्द कहें। बम्बई वाले जानते हैं कि मैं नहीं बोलने के लिए बदनाम हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों बुलाया, लेकिन फिर भी अगर एक बात बताऊँगा, अगर 10 ये माना जाए कि एक पीढ़ी 10 साल की होती है, तो मैं 6 पीढ़ियों का गवाह रहा हूँ। 6ठा दशक, 7वां दशक, 8वां दशक, 9वां, 10वां, 11वां और अब चल रहा है 12वां। हर पीढ़ी में, हर पीढ़ी के जो प्रमुख लोग होते हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि कहानियाँ तो हम ही लिख रहे हैं, हमारे बाद जो लिखा जाएगा सब बकवास होगा। ये मैंने 6ठे दशक में भी सुना, 7वें दशक में भी सुना, 8वें दशक में भी सुना, और अभी 9वें और 10वें दशक में भी सुना। और मैंने कहानियाँ कम लिखी हैं, लेकिन मैं बहुत पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ। तो अभी हाल फिलहाल जो विमल चंद पांडे के बाद की जो 2 पीढ़ियाँ आई हैं, मैं उनमें से बताता हूँ कि मैंने कम से कम 50 नए लेखक पढ़े हैं, और मैं ये दावा करता हूँ उन 50 कहानियों को पढ़ने के बाद कि हर पीढ़ी जो ये घोषणा करती है कि हमारे बाद कुछ नहीं लिखा जा रहा है, वो अपने मुगालतों में ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। इतना अच्छा लिखा जा रहा है कि ना वो सिर्फ बहुत बड़ा आश्वासन है, बल्कि सुकून भी है, और वो इस बात की गवाही देता है कि हिंदी कहानी ख़त्म नहीं होगी, हिंदी कहानी बची रहेगी, पढ़ी जाती रहेगी, उसमें नए नए प्रयोग होते रहेंगे, नई नई संवेदनाएँ, नए नए तरीके, नए नए औजार जो है उसमें शामिल होते रहेंगे, और वो अपने आप को तराशती चली जाएगी। सब नए युवा लेखकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।